हेलो एवरीवन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आज हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे पास्टुलेट्स के, जो कि आइंस्टाइन ने 1905 में दिए। दो पास्टुलेट जो आइंस्टाइन ने दिए कि पहला पास्टुलेट तो ये है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो सेम रहेंगे ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और दूसरा जो है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो उसका जो पहला कॉन्सिक्वेंस सामने आता है वो ये है कि साइमल्टेनियटी, कि कोई एक इवेंट जो साइमल्टेनियस हो रहा है, एक ही वक्त पे हो रहा है, क्या कोई दूसरा ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करेगा तो क्या वो एक ही वक्त पे होगा या उसके लिए वो जो टाइम है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि हमने सेकंड पास्टुलेट में ये देखा था कि जो टाइम है वो चेंज हो सकता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। तो देखते हैं एक एग्जांपल, देखते हैं कि हमारे पास कोई एक ट्रेन का बॉक्स है और उस ट्रेन के बॉक्स में सेंटर पे, इसके एग्जैक्ट सेंटर पे एक लाइट का सोर्स है और ये लाइट का सोर्स लाइट एमिट करता है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, और इसके दोनों एंड्स पे डिटेक्टर लगे हैं। इधर भी डिटेक्टर है और इधर भी डिटेक्टर है जो लाइट को डिटेक्ट करता है। अब कोई ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इस ट्रेन के बॉक्स में है, उसको ए ऑब्जर्वर कह देते हैं। ए ऑब्जर्वर ये देखेगा कि लाइट सोर्स से निकली और दोनों डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट सेम है, वो चेंज नहीं होगी। इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी कोई ईथर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ईथर कॉन्सेप्ट जो था वो ख़त्म हो चुका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। तो इसकी स्पीड भी सी है, इसकी स्पीड भी सी है दोनों डायरेक्शन में, तो दोनों डिटेक्टर्स पे एक ही वक्त पे लाइट पहुंचेगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, एग्जैक्ट सेंटर से है। तो ए ऑब्जर्वर के एतबार से ये इवेंट साइमल्टेनियस है, एक ही वक्त पे हुआ। लेकिन अगर ये ट्रेन का जो बॉक्स है ये मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, और कोई और ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे है, यहाँ पे है, इस ट्रेन के बॉक्स से बाहर है, इसके एतबार से ये मूव कर रहा है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। तो ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक देखेगा कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है। तो जब ट्रेन मूव कर रही है इस ऑब्जर्वर बी के एतबार से, तो मूव करते हुए जब लाइट का फ्लैश ऑन हुआ तो तब इसकी जो पोजीशन थी वो ये थी। लेकिन जब तक लाइट ने यहाँ तक पहुँचना है और इस तरफ से यहाँ तक पहुँचना है तो इस ट्रेन के इस बॉक्स की पोजीशन ये नहीं रहेगी, इसकी बॉक्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी और वो नेक्स्ट पोजीशन इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ आगे चला गया है अपनी पोजीशन से। तो अब डेफिनेटली डिटेक्टर भी यहाँ पे पहुँच गया है आगे, तो ये देखेगा कि इस डिटेक्टर पे D1 पे जो लाइट है वो पहले पहुंची है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको फासला ज़्यादा तय करना पड़ा है, तो D2 डिटेक्टर पे लाइट बाद में पहुंचेगी। तो ये ऑब्जर्वर मूव करते हुए, जब ये ऑब्जर्वर ए इस ट्रेन के बॉक्स के अंदर है, वो इस इवेंट के एतबार से रेस्ट पे है, इसकी रिलेटिव मोशन 0 है, तो ये देखता है कि ये इवेंट साइमल्टेनियस हो रहा है कि सोर्स से लाइट निकली, D1 एंड D2 दोनों पे एक ही वक्त पे पहुंची। लेकिन बी ऑब्जर्वर ये देखेगा कि जो लाइट सोर्स से निकली है D2 तक पहुंचते हुए उसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि D2 अब यहाँ पे जा चुका है, लेकिन D1 इस सोर्स की तरफ आ रहा है इस B के मुताबिक, इस वजह से यहाँ पे लाइट पहले पहुँच जाएगी क्योंकि दोनों तरफ डायरेक्शन में जो लाइट की जो स्पीड है वो एक जितनी है, एक जैसी है, वो चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि साइमल्टेनिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा और साइमल्टेनिटी पे आंसर इसका ये बनेगा फिर लास्ट पे कि हम ये वाला पॉइंट जो है वो कंक्लूड करेंगे कि जो साइमल्टेनियस इवेंट है किसी एक ऑब्जर्वर के एतबार से वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के एतबार से साइमल्टेनियस नहीं होंगे। इवेंट्स विच आर
साइमल्टेनियस इन वन inertial frame of reference may not be simultaneous in other inertial frame of reference. यहाँ पे अदर का मतलब है कि वो रिलेटिव वेलोसिटी किसी v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, अदर इनर्शियल फ्रेम जो है वो उसके एतबार से मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे a एंड b की हमने एग्जांपल देखे। तो साइमल्टेनिटी पहला जो कॉन्सिक्वेंस है पोस्टुलेट्स का, आइंस्टाइन के पोस्टुलेट का, वो ये है स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट करने से साइमल्टेनियस पे फ़र्क आ गया कि जो इवेंट साइमल्टेनियस हैं वो दूसरे ऑब्जर्वर के एतबार से साइमल्टेनियस नहीं होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, जो सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो ये है टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन का मतलब क्या? हमने अभी देखा कि हमने ये कहा था कि जो अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होने की वजह से हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये देखा था कि x सी टी के बराबर होगा एंड x प्राइम विल बी इक्वल टू सी टी। अब यहाँ पे प्राइम जो है वो टाइम पे है, मतलब टाइम चेंज होगा। तो टाइम अगर चेंज है तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम डिफरेंट होगा। t एंड t प्राइम दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर लिखे जाएं तो ये कैसे बराबर लिखे जा सकते हैं? हमारा मकसद ये है टाइम डायलेशन का कि हम वो डेरिवेशन करना चाहते हैं, देखना ये चाहते हैं कि इस टाइम का और इस टाइम का आपस में क्या ताल्लुक है। तो देखते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। वो ये है कि हम एक ट्रेन का बॉक्स कंसीडर करते हैं और उस ट्रेन के बॉक्स में लाइट का सोर्स है और डिटेक्टर है और यहाँ पे मिरर है और इनकी जो आपस में जो लेंथ है वो कोई L0 लेंथ है। तो सोर्स से लाइट निकलेगी, मिरर तक जाएगी और डिटेक्टर तक आएगी। ये एक तरह का एटॉमिक क्लॉक है जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं कि लाइट इस सोर्स से निकलेगी, मिरर तक जाएगी और वापस डिटेक्टर तक आएगी। तो जब ये सोर्स से मिरर तक गई, मिरर से वापस डिटेक्टर तक आई, एक ऑब्जर्वर इसके अंदर है जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो इस टाइम को मेजर करेगा कि इसका टाइम कितना लगा है इस लाइट को ऊपर और नीचे वापस आने में। तो जो टाइम है वो हम मालूम कर सकते हैं S इज इक्वल टू वी टी और T इज इक्वल टू S बाय वी। डिस्टेंस का पता हो और स्पीड का पता हो तो हम बता सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा। तो जो टाइम इसमें प्रोसेस हुआ है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है? ऊपर जाते हुए L0 डिस्टेंस, नीचे आते हुए भी L0 मीन्स 2L0 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। और इसकी स्पीड कितनी थी? चूंकि ये लाइट है तो लाइट की स्पीड c है, तो इसे हम डेल्टा t नॉट कह देते हैं, जो कि ये वो टाइम है जो ये ऑब्जर्वर मेजर करेगा जो कि इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। इस बॉक्स के अंदर ये ऑब्जर्वर मौजूद है, उसके मुताबिक इतना टाइम गुजरा है कि लाइट को मिरर तक जाने में और मिरर से वापस डिटेक्टर तक आने में, और इस टाइम को हम प्रॉपर टाइम कहते हैं। अब क्या ये जो टाइम ये ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, क्या ये टाइम एग्जैक्टली सेम होगा बाकी ऑब्जर्वर के लिए? तो ऐसा नहीं है। जो बाकी ऑब्जर्वर मतलब ये कि जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एतबार से मूव कर रहे हों। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो बॉक्स है ये मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से और कोई और ऑब्जर्वर इसको देखता है, तो वो इसको कैसे देखेगा? वो इसको इस तरीके से देखेगा
वो ये देखेगा कि कोई और ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर अब इसको बाहर से देख रहा है और ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से भी। इस ऑब्जर्वर के एतबार से ये चूंकि इसके अंदर है, अगर ये मूव भी कर रहा है तो ये इवेंट इसके एतबार से रेस्ट पे है, तो इवेंट इस ऑब्जर्वर के एतबार से रेस्ट पे है। लेकिन ये ऑब्जर्वर के एतबार से इवेंट अब रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि ये इस ट्रेन के बॉक्स में मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से। तो अब ये देखेगा कि जब सोर्स से लाइट निकली तब ये ट्रेन का बॉक्स यहाँ पे था, लेकिन जब तक इसने मिरर तक पहुँचना है तो मिरर तक पहुँचने तक जो इसका जो बॉक्स है, ये जो ट्रेन है, ये आगे चल जाएगी और आगे इस पोजीशन पे पहुँचेगी। तो जो लाइट का जो पाथ देखेगा, जो ऑब्जर्वर लाइट का पाथ देखेगा, वो कुछ ऐसा देखेगा। मिरर यहाँ पे है, लेकिन जब तक लाइट ने मिरर तक जाना है, मिरर की पोजीशन ये हो जाएगी। तो लाइट का पाथ डिफरेंट देखेगा, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर। स्पेस के कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट, पाथ भी डिफरेंट और टाइम भी डिफरेंट। और टाइम कितना डिफरेंट उसको हम ये इस डेरिवेशन में देखेंगे। अब यहाँ से मिरर से लाइट ने टकरा के वापस आना है। ये ऑब्जर्वर देखेगा कि अगर तो कोई ऑब्जर्वर इसके अंदर बॉक्स में हो तो वो सेम यही केस देखेगा इस वक्त भी। लेकिन ये ऑब्जर्वर ये देख रहा है तो ये देखेगा कि मिरर से डिटेक्टर तक वापस आना है इस पोजीशन पे, लेकिन जब तक लाइट ने यहाँ तक आना है तो हम कहते हैं कि ये जो ट्रेन है वो इस पोजीशन पे है। तो जो लाइट का जो पाथ होगा वो जो ऑब्जर्वर देखेगा वो कुछ ऐसा देखेगा। तो ये पाथ ये ऑब्जर्वर देख रहा है जिसके एतबार से ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। लेकिन यहाँ पे जो v वेलोसिटी है वो ज़ीरो है इस इवेंट की और इस ऑब्जर्वर के एतबार से। ये a ऑब्जर्वर है, a ऑब्जर्वर के एतबार से इवेंट रेस्ट पे है, लेकिन b ऑब्जर्वर के एतबार से इवेंट रेस्ट पे नहीं है। अब ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि पाथ ज़्यादा है तो टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, ये ऑब्जर्वर बी इसको अगर मेजर करे टाइम को, तो इसको हम कोई डेल्टा टी कह देते हैं। तो डेल्टा टी टाइम जो ये मेजर करेगा वो किसके इक्वल होगा, ये हम इस डायग्राम से बता सकते हैं कि वो इस टाइम किसके इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ से राइट ट्रायंगल ड्रा करूँ तो राइट ट्रायंगल ये वाली लेंथ तो L0 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, ये लेंथ डिपेंड कर रही है इस वेलोसिटी v पे। तो s इज इक्वल टू वी टी से हम बता सकते हैं v मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम कितना लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम डेल्टा टी लगता है। ये डेल्टा टी नॉट है, ये डेल्टा टी रिलेटिव टाइम है, तो यहाँ तक हाफ टाइम लगेगा, मीन्स डेल्टा टी बाय 2। s इज इक्वल टू वी टी से यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ की जो लेंथ है वो v डेल्टा टी बाय 2 है। ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ किसके इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो लेंथ है ये कौन कवर कर रहा है, ये लाइट कवर कर रही है। तो ये s इज इक्वल टू वी टी से, लेकिन जो स्पीड है वो लाइट की c एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बाय 2। ये लेंथ ट्रेन ने कवर की है, इस वजह से यहाँ पे v डेल्टा टी बाय 2। ये लेंथ लाइट ने कवर की है, इस वजह से c डेल्टा टी बाय 2। तो ये हमने एक राइट ट्रायंगल की तीनों लेंथ्स देख ली। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इनकी लेंथ में आपस में जो ताल्लुक है वो ये है कि c डेल्टा टी बाय 2 का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बेस स्क्वायर, मीन्स v डेल्टा टी बाय 2 का स्क्वायर प्लस L0 स्क्वायर के। तो इनका आपस में ताल्लुक ये होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं तो ये आएगा c स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर बाय 4 प्लस L0 स्क्वायर। L0 की वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं इस इक्वेशन से, प्रॉपर टाइम से, क्योंकि हम एक इक्वेशन चाहते हैं जो डेल्टा टी
और डेल्टा टी प्राइम को आपस में कनेक्ट करेगी, डेल्टा टी नॉट को और डेल्टा टी को। मीन्स ये इसने तो डेल्टा टी मेजर किया बी ने, तो डेल्टा टी नॉट जो ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, हम इन दोनों के दरमियान में कोई इक्वेशन चाहते हैं। तो इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊँ, माइनस कर देंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इन दोनों में से जो कॉमन है वो डेल्टा टी स्क्वायर बाय 4 कॉमन है, और इधर एल नॉट स्क्वायर। तो एल नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ से अगर हम देखें कि जो एल नॉट की वैल्यू है वो बराबर है डेल्टा टी नॉट मल्टीप्लाई बाय सी एंड बाय 2। ये एल नॉट की वैल्यू है इस इक्वेशन से। ये वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा टी नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4। तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये सी स्क्वायर इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये टर्म बनेगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट स्क्वायर। हमें डेल्टा टी चाहिए है, तो डेल्टा टी जो कि रिलेटिव टाइम है वो बराबर होगा डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एंड नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लें तो डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये दोनों का आपस में ताल्लुक है, ये रिलेटिव टाइम है और ये प्रॉपर टाइम है। जैसा कि हम कह रहे थे कि ये ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्वर कुछ ज़्यादा टाइम मेजर करेगा, तो ये जो फैक्टर है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमेशा 1 से छोटा होता है। तो अगर ये नंबर 1 से छोटा है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर स्क्वायर रूट हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि v ग्रेटर नहीं हो सकता c से, तो v c से जो कम है, और अगर ये नंबर कम है तो 1 माइनस करेंगे तो ये 1 से छोटा नंबर आएगा, स्क्वायर रूट लेने से भी ये 1 से छोटा आएगा। तो अगर किसी 1 से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए तो ये जो रिजल्ट है ये बढ़ जाता है, तो इसका मतलब डेल्टा टी ग्रेटर होगा डेल्टा टी नॉट से। इसकी एग्जांपल देखें कि अगर 1 से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जांपल कि मैं डिवाइड करता हूँ 10 को 0.1 से, तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर 100 आएगा। 1 से छोटे नंबर से डिवाइड किया, आंसर 100। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा इक्वल के दूसरी तरफ वो इस वाले नंबर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि ये नंबर 1 से छोटा है, तो नंबर 1 से छोटा है, इसको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा डेल्टा टी वो बड़ा आंसर आएगा इस डेल्टा टी नॉट से। तो डेल्टा टी ग्रेटर होगा डेल्टा टी नॉट से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जर्वर बी है ये ऑब्जर्व करेगा कि इसका जो टाइम है वो बढ़ गया है, एक इवेंट सेम है, दोनों में इवेंट सेम है। और इवेंट क्या है? सोर्स से लाइट निकली है, मिरर तक गई है और मिरर से वापस डिटेक्टर तक आई है, लेकिन यहाँ पे भी इवेंट सेम है, लेकिन दोनों इवेंट का जो टाइम है वो डिफरेंट है। इस ऑब्जर्वर के मुताबिक डेल्टा टी नॉट है, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक डेल्टा टी है, और उन दोनों में जो ताल्लुक है वो हमने देखा कि डेल्टा टी ग्रेटर है। अब इसका मतलब ये है कि जो बी ऑब्जर्वर है वो ये देखेगा कि यहाँ पे जो टाइम है वो स्लो पास कर रहा है, इसके एतबार से इसका जो टाइम है वो स्लो पास कर रहा है, टाइम जो है वो स्लो हो गया है। और ये जो ऑब्जर्वर है इसका जो टाइम है वो फास्ट है। स्लो का मतलब ये है कि अगर इवेंट सेम है और सेम इवेंट के लिए लाइट ने पास करना है तो इसके मुताबिक जो इवेंट का जो टाइम है, जो उसका जो सेकंड है या जो इवेंट का जो यूनिट है, टाइम का जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगा। इसका टाइम का यूनिट फर्ज करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 1 सेकंड, ये कहता है कि ये इवेंट 1 सेकंड में हुआ है, यहाँ सोर्स से लेके मिरर तक गए हैं और मिरर से वापस डिटेक्टर तक आए हैं। लेकिन ये ऑब्जर्वर बी ये कहेगा कि इस इवेंट को अकर होने के लिए 4 सेकंड पास कर गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिपेंड करता है कि इस
कि v वेलोसिटी कितनी है। जितनी v वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना टाइम में जो फ़र्क है वो ज़्यादा आएगा। इसके मुताबिक 4 सेकेंड पास किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि ये टाइम ज़्यादा मैयर करेगा। और अगर ये टाइम ज़्यादा मैयर करेगा, ये टाइम जस्ट 1 सेकेंड मैयर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये वाला टाइम जो है ये फास्ट ट्रेवल किया है और इसके मुताबिक ये जो टाइम है ये 4 सेकेंड पास कर गए हैं। इसके मुताबिक इसके 4 सेकेंड पास किए हैं कि ये जो टाइम है ये इसका टाइम स्लो हो जाना चाहिए। मूविंग क्लॉक्स, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, जो मूविंग क्लॉक्स होती हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी से जो मूव कर रही हैं उनका जो टाइम होगा वो स्लो पास करेगा। मूविंग क्लॉक्स रन स्लो का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर, इस इवेंट का जो टाइम है वो 4 सेकेंड मेजर कर रहा है और ए ऑब्जर्वर इसी इवेंट का टाइम 1 सेकेंड मेजर कर रहा है। फर्ज करें कि अगर ये ऑब्जर्वर ए इसी फ्रेम में है तब भी ये इस इवेंट के लिए 1 सेकेंड मेजर करेगा, लेकिन ये बी ऑब्जर्वर अपने फ्रेम में इसी इवेंट का जो टाइम है वो 4 सेकेंड मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो इवेंट में, इस इवेंट में इसके एतबार से रेस्ट पे है, उसके लिए ये इवेंट 1 सेकेंड में हुआ है, लेकिन इसके लिए वही इवेंट इसके मुताबिक इसके क्लॉक के ऊपर 4 सेकेंड पास कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से एक पैराडॉक्स भी सामने आता है कि अगर दो ट्विन्स हैं और जो ट्विन में से एक ट्विन जो है वो अर्थ से पास मूव कर जाए किसी स्पेस के अंदर, यहाँ पे हम टाइम डायलेशन के अंदर ये बात कर रहे हैं कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री सिस्टम है। और ग्रेविटी फ्री सिस्टम के अंदर अगर एक अर्थ से चला जाए, दूर चला जाए, स्पेस के अंदर चला जाए वेरी हाई स्पीड के साथ, वी वेलोसिटी के साथ, तो फर्ज करें कि वो ये ऑब्जर्वर है जो कि ये ट्विन है जो कि चला गया है स्पेस के अंदर, अगर हम उसके टाइम को मेजर करना चाहें तो उसका टाइम हमारे मुताबिक जो है वो स्लो हो गया है। हम कहेंगे कि उसके लिए 4 सेकेंड पास किए हैं, लेकिन उसके मुताबिक उसी इवेंट के लिए 1 सेकेंड गुजरेगा, मतलब कि इवेंट को हम पल्स रेट कह देते हैं। तो ये अपनी पल्स रेट 1 मेजर करेगा हमारे मुताबिक, हमारे पल्स रेट के मुताबिक उसकी जब तक 1 पल्स होगी हमारी यहाँ पे 4 पल्स पास कर चुकी होंगी। तो इसका मतलब है पल्स रेट का मतलब यह है कि ये एज के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है, एज के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है। तो एज के ऊपर इफेक्ट होने का मतलब, ये तो हम सेकंड्स में बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ईयर्स में बात करें, एज के तौर से बात करें, तो ये इसके 4 ईयर्स पास कर देंगे और इस वाले ऑब्जर्वर का 1 ईयर पास किया है। ये 1 और 4 जो है ये जस्ट हम इस v के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे जस्ट एग्जांपल के तौर पे हैं। ये v की वेलोसिटी जितनी कम या ज़्यादा होगी उस तरह ये हमारे नंबर्स भी हैं वो चेंज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एज में फ़र्क आएगा, तो जो ऑब्जर्वर या जो ट्विन अर्थ से दूर जाएगा स्पेस के अंदर वेरी हाई वेलोसिटी के साथ, तो उसकी एज कम होगी और जो अर्थ के ऊपर होगा उसकी एज ज़्यादा हो चुकी होगी अगर वो वापस आएगा। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट बात करेंगे।